प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से सपेरों का एक झुंड गुजर रहा था। चलते चलते उन्हें एक स्थान पर घना और छायादार वृक्ष दिखाई दिया। तब वे सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। उसी वृक्ष के पास एक विशाल सांपों की बांभी थी। तभी एक सपेरा बोला, यहां जरूर कोई सर्प मिलेगा। उसकी बात सुनकर सभी सपेरों ने आपस में चर्चा की और फिर उन्होंने उस बांभी को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उस बिल से एक अत्यंत भयंकर और काले रंग का नाग निकला। सपेरों ने तुरंत उस नाग को पकड़ लिया और अपने पिटारे में बंद कर दिया। अब वे सभी सपेरे उस नाग को साथ लेकर वहां से आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्होंने सोचा, क्यों ना इस नाग का विष निकाल लिया जाए। जब वे कुछ दूरी पर पहुंचे तब उन्होंने पिटारा खोलकर देखा। पिटारा खोलते ही वे सभी हैरान रह गए, क्योंकि अंदर वो भयंकर नाग नहीं था। उसकी जगह पर एक अत्यंत सुंदर और कीमती नौलखा हार रखा हुआ था। वो हार देखकर सभी सपेरे बहुत प्रसन्न हुए। वो ये सोचकर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने तो एक सर्प पकड़ा था, लेकिन पिटारे में यह हार कहां से आ गया। खैर, वे बोले, ये तो और भी अच्छा हुआ, यह हार तो कहीं अधिक मूल्यवान है। फिर उन्होंने आपस में विचार किया, चलिए इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले हमें मनचाहा धन दे सकता है। ये सोचकर वे सभी सपेरे राजा चित्रसेन के राज्य की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे राजा के महल में पहुंचे। उधर राजा का दरबार लगा हुआ था, जहां राजा चित्रसेन अपने सभी मंत्रियों के साथ विराजमान था। तभी दरबार में सपेरों का वो झुंड प्रवेश करता है और सभी सपेरे राजा को प्रणाम करते हैं। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्होंने उनसे दरबार में आने का कारण पूछा। इस पर सपेरे बोले, महाराज, हमारे पास एक अत्यंत कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा को और बढ़ा सकता है। ऐसा हार आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। राजा चित्रसेन बोले, दिखाओ कैसा हार है तुम्हारे पास। तब सपेरों ने अपना पिटारा खोला और उसमें रखा हुआ वो अनोखा हार राजा को दिखाया। जैसे ही राजा और उनके दरबारियों ने वो हार देखा, सभी अचंभित रह गए, क्योंकि ऐसा विचित्र और सुंदर हार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम ये विचित्र हार कहां से लाए हो। इस पर सपेरे बोले, महाराज, ये हार हमें रास्ते में मिला। तब हमने सोचा कि क्यों ना इसे आपको भेंट कर दिया जाए। राजा बोले, ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं। ये हार देखकर हमारी रानी बहुत प्रसन्न होगी। फिर राजा ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को उचित इनाम देकर सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। सपेरों को खूब सारा धन इनाम में मिला और वे खुशी खुशी दरबार से विदा हुए। राजा ने वो हार टोकरे सहित अपने पास रख लिया। पूरा दिन राजा राज दरबार में अपने कार्यों में व्यस्त रहे। जब शाम का समय हुआ तो उन्होंने दरबार समाप्त किया और वो हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महल की ओर रवाना हो गए। राजा जब अपने महल पहुंचे तो रानी से बोले, देखो महारानी, आज मैं तुम्हारे लिए एक बेहद सुंदर उपहार लाया हूं। जब तुम इसे देखोगी तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी। रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, ऐसा क्या लाए हैं आप मेरे लिए। ये सुनते ही राजा ने वो टोकरी रानी की ओर बढ़ा दी और बोले, महारानी जी, आप स्वयं ही इस बहुमूल्य उपहार को देख लीजिए। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और छोटा सा बालक लेटा हुआ है। उस बालक के चेहरे पर एक अलौकिक दिव्यता और दिव्य चमक थी। बालक इतना आकर्षक और मनोहारी था कि रानी उसे एकटक निहारती ही रह गई। वो आश्चर्य से बोली, महाराज, इसमें तो एक अत्यंत सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी की यह बात सुनकर राजा चकित हो गए और बोले, नहीं रानी, इसमें बालक कैसे हो सकता है। इसमें तो नौलखा हार रखा हुआ था। यह बालक कहां से आ गया। राजा को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं वह टोकरी उठाई और भीतर झांक कर देखा। वास्तव में जैसे ही राजा ने टोकरी में देखा, उनका भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने उस दिव्य बालक को देखा और देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठे। कारण यह था कि राजा को अब तक कोई संतान नहीं थी और राजा रानी दोनों ही संतान की इच्छा में लंबे समय से दुखी रहा करते थे। अब उन्होंने विचार किया कि ये पुत्र उन्हें भगवान की ओर से दिया गया
एक दिव्य वरदान है। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि आज से ये बालक उनका पुत्र होगा और वे दोनों उसका पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करेंगे। ये रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था कि जो हार राजा ने दरबार में प्राप्त किया था वो बालक में परिवर्तित हो गया है। लेकिन महल की कुछ दासियां वहां पास ही खड़ी थीं और उन्होंने राजा रानी के बीच हो रही बातचीत को सुन लिया था। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, ये बालक आपको किसने दिया? तब राजा ने बताया, आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था। लेकिन ईश्वर की कृपा से जब हम दरबार से महल की ओर आ रहे थे तभी वो हार इस सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारे राज्य की गद्दी का अधिकारी बनेगा। उसी दिन से राजा और रानी उस दिव्य बालक को अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण करने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा कर दी कि रानी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। ये समाचार सुनकर समस्त प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे नगर में उल्लास और उत्सव का माहौल बन गया। नगरवासियों ने खुशी खुशी दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और नाच गान किया। राजा और रानी दोनों अत्यंत प्रसन्न थे और बड़े स्नेहपूर्वक उस बालक का पालन पोषण कर रहे थे। समय के साथ वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बालक अब जवान हो चुका था। उसके रूप और गुण देखकर हर कोई मोहित हो जाता। जब वो विवाह योग्य हो गया तब राजा चित्रसेन के मन में विचार आया कि अब उसके पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। एक दिन राजा ने रानी से कहा, अब हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है। अब समय आ गया है कि उसका विवाह किसी सुंदर और गुणवान कन्या से कर दिया जाए। राजा की बात रानी को बहुत अच्छी लगी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शुभ काम में देर कैसी। आप जितनी जल्दी हो सके मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा चित्रसेन के राज्य के समीप एक और समृद्ध राज्य था जहां के राजा का नाम जयंत था। राजा जयंत की एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती कन्या थी जिसका नाम वैजंती था। राजा जयंत ने अपनी पुत्री को आचार्य से सभी प्रमुख विद्याओं का अध्ययन करवाया था। इसलिए राजकुमारी वैजंती 16 विद्याओं में पारंगत थी। रूप, विद्या और मर्यादा में वैजंती अद्वितीय थी। राजा जयंत भी अब ये सोचने लगे कि उनकी कन्या विवाह योग्य हो गई है और अब उसे योग्य वर को सौंप देना चाहिए। उन्होंने अपने दरबार में पुरोहितों को बुलवाया और उन्हें टीका की सामग्री सौंपते हुए कहा, पुरोहित जी, मेरी पुत्री वैजंती के लिए एक योग्य और तेजस्वी वर की तलाश कीजिए। किसी योग्य राजकुमार को टीका करके यहां लाइए। पुरोहित जी टीका की सामग्री लेकर अन्य राज्यों की यात्रा पर निकल पड़े। वे कई राज दरबारों में गए, अनेक राजकुमारों को देखा, परंतु किसी में भी उन्हें वैजंती के योग्य तेज, गुण और सौंदर्य नहीं दिखा। वे इधर उधर घूमते हुए थक चुके थे। अंततः चलते चलते राजा चित्रसेन की नगरी में पहुंच गए। उस समय राजा चित्रसेन का दरबार सजा हुआ था। अचानक दरबार में पुरोहित का आगमन होता है। राजा चित्रसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आया है। राजा पुरोहित से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? पुरोहित ने उत्तर दिया, महाराज, हम राजा जयंत के राजपुरोहित हैं और उनकी पुत्री राजकुमारी वैजंती का टीका लेकर आए हैं। हमारे राजा की बेटी वैजंती अत्यंत रूपवती है और 16 विद्याओं में निपुण है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह योग्य है। तब राजा चित्रसेन उत्तर देते हैं, हमारा एक पुत्र है और वो अत्यंत सुंदर एवं योग्य है। परंतु राजा चित्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका पुत्र वास्तव में एक नाग है। जब राजा ने अपने पुत्र को पुरोहित के सामने प्रस्तुत किया तो पुरोहित राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें वो राजकुमार पसंद आ गया। उन्होंने राजकुमारी वैजंती का विवाह पक्का कर दिया और अपने राज्य लौट गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ दिनों बाद जब विवाह का शुभ समय आया तो राजा चित्रसेन ने अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाया और बारात लेकर राजा जयंत के नगर पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजा जयंत ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री वैजंती का विवाह
राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया। इस प्रकार पुत्र का विवाह करके राजा चित्रसेन अपने राज्य लौट आए। समय और आगे बढ़ा। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर अपने पुत्र को सौंप देनी चाहिए ताकि उसे भी शासन चलाने का अनुभव प्राप्त हो सके। उसी दिन महाराज चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब राजा चित्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े ही अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान राजकुमारी की एक दासी कहती है, महारानी, क्या मैं आपसे एक बात कहूं? आप अपने पति से पूछना कि उनके माता पिता कौन हैं। दासी की यह बात सुनकर वैजंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैजंती कहने लगी, दासी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, आप बड़ी भूल कर रही हैं। ये उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना अवश्य जानती हूं कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से यह बात पूछ लीजिए। अब तो राजकुमारी वैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगी। जब शाम को राजकुमार महल में आते हैं तो राजकुमारी वैजंती उनसे कहती है, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी कहती है, आप मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हैं। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चित्रसेन और महारानी ही मेरे माता पिता हैं। तब वैजंती बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया करके सच सच बताइए। यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने वैजंती के मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। जरूर किसी ने इसे बहकाया है और यह बिना पूछे मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं, तुम व्यर्थ में मुझ पर संदेह कर रही हो। लेकिन अब तो राजकुमारी अड़ गई कि अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस वंश के हो, आपके माता पिता कौन हैं। अब राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिना जाने मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है, मान जाओ, अभी भी समय है, मुझसे ये बात मत पूछो, वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो जैसे जिद पर अड़ गई थी। वो कहने लगी, अगर नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी और मैं यही मानूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहां नहीं। हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब अगले दिन रथ सजाया जाता है, जिसमें राजकुमार और उनकी पत्नी वैजंती दोनों बैठ जाते हैं। वे दोनों वन विहार करने का बहाना करके महल से बाहर निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी वैजंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लेकर आए हैं? क्या इस नदी से आपका कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। राजकुमार के बार बार समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताना होगा कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। जब राजकुमारी वैजंती नहीं मानी तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर गया और कमर तक के जल में पहुंचते ही कहने लगा, रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के गहरे जल में उतरता गया। जब वो छाती तक जल में पहुंच गया तो फिर रानी को समझाते हुए कहता है, रानी, मान जाओ, तुम्हारा ये पूछना मुझे तुमसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा
और अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। फिर राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वो नदी के अंदर समा गया और फिर बाहर नहीं आया। राजकुमारी वैजंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफी देर हो गई और राजकुमार वापस नहीं लौटा तो वैजंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। वैजंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की और उसकी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो वैजंती अपने रथ को लेकर अपने सारथी से कहती है, महल को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनका पुत्र नदी में डूब गया है। सारथी ने जाकर महाराज चित्रसेन को यह खबर दी, महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी वैजंती, महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो राजा, रानी और राजकुमारी वैजंती उदास होकर वापस अपने महलों को लौट आते हैं और अब पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया है। राजकुमारी वैजंती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन राजकुमारी वैजंती बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उसको उचित इनाम दिया जाएगा, चाहे कोई आपबीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित हो, कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी वैजंती रोज कथा सुनती। रानी वैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा था, कोई राजा का इतिहास सुनाता था। अब तो राजकुमारी वैजंती का यही काम था। वे सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियां सुनती थीं। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। एक दिन उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते जंगल में ही रात हो गई। जब रात हो गई तो वो मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बूढ़ा आदमी एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात का समय था। बूढ़ा व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय हुआ तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आता है। पूरे जंगल में वह झाड़ू लगाता है। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आता है। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबराया। मन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और आज क्या ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से एक विचित्र अतिथि आने लगे। वे विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे। उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों आकर बैठ गए। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच चर्चा होनी थी और वे चर्चाएं हो रही थीं। जो राजकुमार था वो नागराज का पुत्र था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। अब जब राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वो बड़ा उदास हो गया। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहीं। इधर वो वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था।
और वो मन ही मन सोचने लगा कि यहां किस बात की चर्चा हो रही है और ये कौन लोग हैं। क्या आज मैं इनसे जीवित बच पाऊंगा या नहीं? डर के कारण वो उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ बैठा रहा। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग हो जाता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे, परंतु नागराज का पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आता है जिस पर वो बूढ़ा बैठा हुआ था। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। लगता है अभी ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हुआ हूं। ये सोचकर वो बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु वो नाग पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोता है और अपनी रानी वैजंती को याद करता है। ये सभी बातें वो बूढ़ा आदमी सुन रहा था। नाग कुछ देर रोने के बाद हाय वैजंती कहने के बाद वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। सुबह होने पर वो बूढ़ा आदमी वृक्ष से नीचे उतरता है और वापस अपने नगर को लौट जाता है। वो मन में सोचने लगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं और रानी वैजंती नई नई कहानी सुनती रहती हैं, तो क्यों न चलकर इस बात को महारानी वैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं धनवान हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वो बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी वैजंती रोज कथाएं सुना करती थीं। वहां एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी की बारी आती है कहानी सुनाने की। वो रानी वैजंती से कहता है, रानी जी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। आज रात जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया और मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद मैंने देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के पेड़ पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से एक नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर उसी पीपल के वृक्ष की ओर आया जहां मैं बैठा था। वो उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय वैजंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वो वहां से अदृश्य हो गया। अब ये बात जब राजकुमारी वैजंती ने सुनी तो वो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगी। इतना कहकर रानी वैजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है। वो राजकुमारी वैजंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है और उसी स्थान पर पहुंचकर कहता है, राजकुमारी जी, मैंने इसी पीपल के पेड़ पर बैठकर सब कुछ देखा था। राजकुमारी कहती है, बाबा, मैं भी आज वो दृश्य अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। इस प्रकार वो बूढ़ा आदमी और रानी वैजंती उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। वे इंतजार करते हैं कि वहां दरबार लगेगा, लेकिन इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, पर वहां कोई नहीं आता। उस दिन न तो कोई दरबार सजता है, न कोई नाग आता है। अब तो वैजंती उस बूढ़े आदमी पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, नहीं रानी जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये मैं भी नहीं जानता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए। रानी वैजंती निराश होकर अपने महल को लौट आती है। इधर वो बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी
जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिष से पूछी। ज्योतिषी ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जरूर जाऊंगा। रानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया कि यदि तुम मुझे वो दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीता और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वो बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और रानी से कहता है कि रानी जी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वही दृश्य दिखाऊंगा। रानी वैजंती और वो बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी, वैजंती और वो बूढ़ा आदमी उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। जब रात के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसने झाड़ू लगाया। पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, रानी जी, अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। रानी वैजंती उस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। रानी ने उसे देखा तो पहचान गई और कहने लगी, यही मेरा पति है। रानी सोचने लगी, अब इसको मैं कैसे ले सकती हूं, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। उधर वो बूढ़ा आदमी डर रहा था तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक वो सभा चलती रही। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी वैजंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी वैजंती पेड़ से नीचे उतरकर उसके पास आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक रानी वैजंती को सामने खड़ा देखकर राजकुमार एकदम से घबरा गया और कहने लगा, रानी, तुम यहां कैसे? रानी कहने लगी, महाराज, मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहां जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी उस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया था। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी वैजंती रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी वैजंती बोली, आप मुझे जो उपाय बताओगे वही उपाय मैं करूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहां आकर बैठना होगा और जब यहां सभा लगने लगेगी तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज के जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना और जब मेरा विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना। फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वो नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर रानी वैजंती और वो बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी ये सोच सोचकर दुखी रहने लगी कि पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा चित्रसेन भी अपने पुत्र के शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। इधर रानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। ये सोचकर
अब रानी ने कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा आई तो रानी मन में विचार करने लगी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लाकर ही लौटूंगी। रानी उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अब तो दोनों उस पीपल के पेड़ के पास छुपकर बैठ जाते हैं और वे सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू हो जाती है। राजा का सिंहासन लग जाता है। रानी जल्दी से उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वो भी वहां आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। अब तो वहां बैठकर वे आपस में चर्चा करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हो जाती है। जब राजकुमार के विवाह की बात चलती है तो राजकुमारी वैजंती को मौका मिल जाता है। वो सिंहासन के पीछे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अचानक एक स्त्री को वहां आते देखकर सारी सभा हड़बड़ा जाती है। तभी नागों का राजा कहता है, तुम कौन हो और यहां इस सुनसान जंगल में रात के समय क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी डर नहीं है? जानती हो कि हम सब नाग लोग हैं और नाग कितने जहरीले होते हैं। ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बात सुनकर वैजंती कहने लगती है, महाराज, मुझे डर किस बात का है? मैं तो आपकी पुत्रवधू हूं। आपका बेटा मेरा पति है। यकीन न हो तो उनसे पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने बेटे से पूछा कि ये कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगे, तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज चित्रसेन को उपहार में दे दिया। मैंने सोचा, राजा चित्रसेन को कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना राजा के यहां मैं पुत्र बन जाता हूं। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहां रहा। राज्य महलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझसे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु ये नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहां मेरा स्थान था वहां इन्हें लेकर गया और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। ये बात जब नागराज ने सुनी तो कहने लगा, देवी, क्या यह सच कह रहा है? रानी बोली, हां महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। वैजंती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई। हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने ये अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक वहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। नागराज ने वैजंती को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले रूप में आ गया। उसके बाद रानी वैजंती और राजकुमार ने नागराज से आशीर्वाद लिया और विदा लेकर वापस अपनी नगरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उनका पुत्र पहुंचा तो महाराज उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी सारी पीड़ा और कष्ट दूर हो गई। पूरे महल में खुशियां मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया। राजा चित्रसेन और महारानी अपने पुत्र को वापस पाकर बहुत खुश थे। इस प्रकार रानी वैजंती अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम से अपने पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और भी रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने प्यारे कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।